भावना का बीजारोपण होगा। आज हमारे युवाओं को खेलों में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल जीत रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद पेरिस ओलंपिक्स में भी शुरू होने वाले जा रहे हैं। ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी पर हमें गर्व है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी भी कर रही है। माननीय सदस्यगण, जुलाई की पहली तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दौड़ देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आजादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाए हैं। अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नई कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। आज जो विदेश अलग अलग क्षेत्रों में गुलामी की मानसिकता से मुक्त पा रहे हैं, तो ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भविष्य निर्माण के प्रयासों के साथ ही भारतीय संस्कृति भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मेरी सरकार का ये प्रयास है कि भावी पीढ़ियों को हजारों वर्षों की हमारी विरासत प्रेरणा देती है। इसलिए पूरे देश में तीर्थस्थलों को, आस्था और आध्यात्म के केंद्रों को सजाया संवारा जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार विकास के साथ ही विरासत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है। विरासत पर गर्व का ये संकल्प आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग और सर्व समाज के गौरव का प्रतीक बन रहा है।
मेरी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। अब अगले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। देश रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को भी व्यापक स्तर पर मना रहा है। पिछले महीने ही देश ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का साल भर चलने वाला महोत्सव भी शुरू किया गया। इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550वां और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी धूमधाम से मना चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसी उत्सवों की परिपाटी भी मेरी ही सरकार ने शुरू की है। इन आयोजनों से हमारी नई पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है और राष्ट्र पर गर्व का भाव और मजबूत होता है। माननीय सदस्यगण, हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर है, इसीलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। आज अनेक सेक्टर्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगति और सफलताओं पर गर्व करने की अपार अवसर देती है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए तो भी हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सहेज कर रखना है, इसकी रक्षा भी करना है। हमें याद रखना होगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को काटना जैसे जिस पर हम सब बैठे हैं। हमारे लोकतंत्रों की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश की सामूहिक आलोचना होना चाहिए। हम सभी को वो दौर याद है जो बैलेट पेपर छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ईवीएम को अपनाने का फैसला किया गया था। पिछले कई दशकों में ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तो हर कसौटी को पार किया है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी सदस्यों से अपनी कुछ और चिंताएं भी साझा करना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप सभी इन विषयों पर चिंतन मनन करके इन विषयों पर ठोस और सकारात्मक परिणाम देश को दें। आज की संचार क्रांति के युग है। में विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार डालने की साजिश रच रहे हैं। ये ताकतें देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी संचालित हो रहे हैं। इसके द्वारा अफवाह फैलाने का, जनता को भ्रम में डालने का, मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है। इस स्थिति को ऐसे ही बेरोक टोक नहीं चलने दिया जा सकता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर दिन और उन्नत हो रही है। ऐसे में मानवता के विरुद्ध इनका गलत उपयोग बहुत घातक है। भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिंताओं को प्रकट किया है और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की है। हम सभी का दायित्व है कि इन प्रवृत्ति को रोकें, इस चुनौती से निपटने के लिए नए रास्ते खोजें। माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में आज ग्लोबल ऑर्डर एक नया शक्ल ले रहा है।
मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरोसा दे रही है। मानव केंद्रित अप्रोच रखने की वजह से भारत आज किसी भी संकट के समय फास्ट रेस्पॉन्डर और ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है। कोरोना का महासंकट हो, भूकंप जैसी कोई त्रासदी हो या फिर युद्धों की स्थितियां, भारत मानवता को बचाने में आगे रहा है। भारत को देखने का विश्व का नजरिया कैसे बदला है, ये इटाली में हुई G7 समिट में भी हम सभी ने अनुभव किया है। भारत ने अपनी G20 उद्योगता के दौरान भी विश्व को अनेक मुद्दों पर एकजुट किया है। भारत की उद्योगता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। इससे अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ का भरोसा मजबूत हुआ है। नेबरहुड फास्ट पॉलिसी में चलते हुए भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। 7 पड़ोसी देशों के नेताओं का 9 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेना मेरी सरकार की इस प्राथमिकता दर्शाते हैं। भारत सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के देश के साथ भी सहयोग बढ़ा रही है। पूर्वी एशिया हो या फिर मिडिल ईस्ट और यूरोप, मेरी सरकार कनेक्टिविटी पर बहुल बल दे रही है। भारत के विजन ने ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देना शुरू किया है। ये कॉरिडोर 21वीं सदी के सबसे बड़ी गेम चेंजर में एक सिद्ध होगा। माननीय सदस्यगण, आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीते दशकों में हर कसौटी पर खरा उतरा है। जब संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। अब भारत के उस भूभाग हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों के निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। 18वें लोकसभा में कई नए सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है,
इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तो लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। माननीय सदस्यगण, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें कुछ नीति वाणी दिए हैं, जैसे कि समान मंत्र हो समिति ही समानी की प्रेरणा दी है। अर्थात हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करें, यही इस संसद की मूल भावना है। इसलिए जब भारत तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सहभागिता होगी। हम जब 2027 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे तो इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। आज हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य है, आज हमारे संकल्प में जो निष्ठा है, हमारी जो असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाला दौर भारत का दौर है। ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाव आने वाली 1000 वर्षों तक रहेगा। आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं। आप सभी को मेरा बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable President, honorable members, I seek to read some parts from the English version of Honorable President's address, and the rest may be considered as read. Honorable members, I extend my heartiest congratulations and best wishes to all the newly elected members of the 18th Lok Sabha. I wish Sri Om Birla ji the very best for performing his exalted role as the Speaker of the Lok Sabha. Honorable members, I also express my gratitude to the Election Commission of India on behalf of crores of Indians today. This was the largest election in the world. The Kashmir Valley has broken all records of voter turnout in decades. Honorable members, the world is witnessing that the people of India have elected a stable government with clear majority consecutively for third term. Honorable members, this Lok Sabha will also witness to the 75th year of adoption of the Constitution of India. Honorable members, the resolve to perform, reform and transform
has made India the fastest growing economy in the world today. In 10 years, India has risen to become the 5th largest economy from being an 11th ranked economy. Honorable members, in the last 10 years, my government has given great emphasis on every aspect of rural economy. To enable farmers to meet their small expenses, more than rupees 3,20,000 crore have been disbursed to them under PM Kisan Samman Nidhi. Honorable members, the future belongs to Harit Yug or Green Era. My government has increased the allocation for the development of Northeastern region by more than 4 times in the last 10 years. The government is working to make this region a strategic gateway under its Act East policy. Honorable members, my government, which is committed to women-led development, has started a new era of women empowerment. Today, they stand empowered by the enactment of Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Honorable members, Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar said, I quote, "Progress of any society depends on the progress of the poorest sections of the society," unquote. Empowerment of the poor has been at the foundation of the achievements and progress of the nation in last 10 years. Honorable members, often due to adversarial mindset and narrow selfishness, the basic spirit of democracy has been greatly undermined. It affects the parliamentary system as well as development journey of the nation. The people of India have now changed this situation by their decisive mandate. Honorable members, modernization of our armed forces is essential for a strong India. In the last decade, our defense exports have increased more than 18 times to the level of rupees 21,000 crore. Honorable members, for further increasing the participation of youth in the nation building, my government has launched Mera Yuva Bharat campaign. So far, more than 1.5 crore youth have registered for it. Today, our youth is getting new opportunities to move forward in sports as well. Due to effective efforts of my government, young Indian players are winning a record number of medals at global platforms. Honorable members, the Bharatiya Nyaya Sanhita will come into force in the country from 1st of July. During the British regime, there was a mindset to punish the subjects. Now justice will get priority over punishment, which also conforms to the spirit of our Constitution. These new laws will speed up the judicial process. My government has started granting citizenship to refugees under the CA. Honorable members, the global order is taking a new shape in the 3rd decade of 21st century. The way the world now reviews India was evident during the G7 summit held in Italy. India has brought the world together on various issues during her G20 presidency. Honorable members, in the ensuing few months,
India is going to complete 75 years as a republic. The Constitution of India has stood up to every challenge and every test in the past decades. Even when the Constitution was in the making, there were forces in the world who wished India to fail. Even after the Constitution came into force, it was attacked many times. Today is 27th June. Imposition of emergency on 25th June 1975 was the biggest and darkest chapter of direct attack on the Constitution. The entire country felt outraged, but the country emerged victorious over such unconstitutional forces, as the traditions of the Republic lie at the core of India. My government also does not consider the Constitution of India as just a medium of governance. Rather, we are making efforts to ensure that our Constitution becomes a part of public consciousness. Now, the Constitution has also come into force fully in that part of India, our Jammu and Kashmir, where conditions were different due to Article 370. Honorable members, we all need to always remember that making India a developed nation is the aspiration and resolve of every citizen of the country. It is the responsibility of all of us to ensure that no obstacles come in the way of achieving this resolution. Opposition of policies and obstruction of parliamentary functioning are two different things. When Parliament conducts business smoothly, when healthy deliberations take place here, when far-reaching decisions are taken, then the people repose confidence not only in the government but also in the entire system. Therefore, I am confident that every moment of Parliament will be fully utilized. Public interest will be given priority. Honorable members, this century is India's century, and its impact will last for 1,000 years to come. Let us all together, with full devotion to our duties, get actively involved in fulfilling national resolutions and make India a developed nation. Best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण समाप्त हो गया है। उन्होंने राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। 18वीं लोकसभा का ये उनका पहला अभिभाषण था। पारंपरिक सेंगोल के साथ उनका आगमन हुआ था और पवित्र पारंपरिक सेंगोल के साथ सदन से रवाना होती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री भी राष्ट्रपति संसद भवन से निकलकर बाहर आती हुई और राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करेंगी। आगे आगे पारंपरिक पवित्र सेंगोल, राष्ट्रपति के अंगरक्षक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों के सेक्रेटरी जनरल एक परंपरा का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण समाप्त हुआ और उनके अभिभाषण के प्रमुख बिंदुओं का अंग्रेजी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनुवाद सदन के भीतर प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने वाहन की ओर जाने से पूर्व एक बार फिर से सलामी ग्रहण करेंगी। जहां राष्ट्रपति संसद भवन से निकली, सलामी ग्रहण की और अपने वाहन में जाती हुई और एक बार फिर से राष्ट्रपति का कारवां संसद भवन से निकलकर पहुंचेगा राष्ट्रपति भवन। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली की वृहद तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 18वीं लोकसभा का पहला अभिभाषण कुछ क्षण पूर्व संपन्न हुआ राष्ट्रपति का और अब राष्ट्रपति भवन की ओर पुनः वापस रवाना होती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। घोड़ों की टाप आपको सुनाई दे रही होगी। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, उनका कारवां राष्ट्रपति के वाहन के साथ वापसी करता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा।
गत 10 वर्षों में क्या कुछ किया है एनडीए सरकार ने, उसको एक बार दोहराया और सरकार के संकल्प को भी बताया कि राष्ट्र निर्माण के लिए क्या कुछ सरकार अपने 5 वर्ष के इस नए कार्यकाल में करने वाली है। राष्ट्रपति के पश्चात उपराष्ट्रपति भी अपने निवास स्थान के लिए रवाना होते हुए, हम आपको बता दें कि आज से राज्यसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और अब से कुछ देर पश्चात जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी वो आप संसद टीवी पर लाइव देख पाएंगे। लोकसभा की कार्रवाई भी अब से कुछ मिनटों के पश्चात प्रारंभ होगी, उसकी भी सीधी तस्वीरें आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं ये राष्ट्रपति के कार्रवाई की है। राष्ट्रपति अभिभाषण के पश्चात वापस राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होती हुई। 18वीं लोकसभा का पहला अभिभाषण अब से कुछ क्षण पूर्व संपन्न हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के मुख्य अंशों, मुख्य बिंदुओं को अंग्रेजी में उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के भीतर प्रस्तुत किया और संसद भवन से दूर जाता हुआ राष्ट्रपति का ये कारवां, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही इंगित किया था, आज राजधानी दिल्ली में जमकर बादल बरसे हैं। अब बारिश थमी हुई है लेकिन मौसम सुहाना बना हुआ है। राष्ट्रपति का कारवां वापसी करता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर संसद भवन से। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा, सरकार का संकल्प दोहराया, सरकार किस प्रकार पंक्ति में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की बयार पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेगी, क्या कुछ नीतियां, योजना, परियोजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाएगी, उस ब्लूप्रिंट को भी अपने अभिभाषण में उन्होंने प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति का कारवां संसद भवन प्रांगण से निकलता हुआ, दूर जाता हुआ संसद भवन से और नजदीक पहुंचता हुआ राष्ट्रपति भवन के। अठारहवीं लोकसभा का पहला अभिभाषण राष्ट्रपति का आज हुआ और अभिभाषण संपन्न करने के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन से निकलकर राष्ट्रपति भवन की ओर जाती हुई। जहां राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सबके समक्ष रखा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला अभिभाषण था। जी हां, संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर पश्चात लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी, सीधी तस्वीरें हम साझा करेंगे, सीधी तस्वीरें साझा करेंगे और जो कार्रवाई होगी राज्यसभा की और लोकसभा की वो आपको लाइव दिखाएंगे संसद टीवी पर। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।